I am D. Welcome to Study with D. Start where you are. So, जैसा आप जानते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। यह आज का हमारा 17th लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। देख लेते हैं मोटिवेशनल मंत्र। आज का मोटिवेशनल मंत्र है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मीन्स यदि आपने कुछ सोच रखा है, जो भी संकल्प लिया है, उस संकल्प को कभी टूटने नहीं देना, क्योंकि जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसे अचीव करके ही मानिए। नहीं तो ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये सिर्फ आपको ताने देने के अलावा या फिर किसी तरीके से परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। लेकिन आप जब एक बार अपनी सोच में कामयाब हो गए, कुछ अचीव कर लिया, तो यही सब आपके आगे सिर झुकाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है उससे रिलेटेड को हमें ये स्टेटमेंट डिस्कस करना है। पहला बोल रहा है, सेक्युलरिज्म मींस द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज रिलीजन ऑफ स्टेट। क्या है यहाँ पे कि जो भी स्टेट है उसका कोई भी रिकॉग्नाइज मीन्स स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। और सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। इसका अर्थ क्या है कि जो स्टेट है वो ट्रीट करेगा सभी रिलीजन्स को इक्वली। जितने भी रिलीजन हैं, जो भी धर्म हैं किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए, वो इक्वली उनको ट्रीट करेगा। वो ना किसी के फेवर में जाएगा किसी धर्म के, ना उसको डिसफेवर करेगा। तो तीसरा बोल रहा है, सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। क्या है? स्टेट रेगुलेट करेगा किस चीज को? रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। रिलेशन मैन का गॉड के साथ, इंसान का आदमी के साथ रिलेशन तय करेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया। तो इसमें कौन सा सही हो गया आपका? ए बोल रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सी बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड, और डी बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। मींस सेक्युलरिज्म मींस धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका कोई भी एक धर्म नहीं होगा। मीन्स उसका खुद एक धर्म नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर किसी धर्म का है। स्टेट, यहाँ पे आप स्टेट की आप बात कर सकते हैं तो राज्य भी मान सकते हैं, और इंडिया कंट्री की भी आप बात कर सकते हैं। स्टेट का शब्द का यहाँ पे दोनों यूज हो रहा है। और सेक्युलरिज्म का एक और मीनिंग यह है कि जो भी आपके स्टेट्स हैं वो ट्रीट करेंगे सभी रिलीजियस को इक्वली। किसी ऐसा नहीं है कि किसी को डिसफेवर कर रहे हैं और किसी को फेवर दे रहे हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम सेक्युलरिज्म का मतलब समझ लेते हैं क्या हो गया। यदि हम बात करें तो सेक्युलरिज्म के अंतर्गत आता है कोई भी रिलीजन नहीं होगा किसी भी स्टेट का। जो भी रिलीजन रहेंगे वो सब इक्वली प्रोटेक्टेड रहेंगे, सभी धर्म समान रूप से प्रोटेक्टेड रहेंगे। राइट टू फ्रीडम क्या मीन्स फ्री एक्सरसाइज होगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का रहेगा। इसे जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को भी किस चीज पे, रिलीजन के बेसिस पे। और स्टेट जो है किसी भी धर्म को प्रेफर नहीं करेगा, ना ही उसका फेवर करेगा और ना ही किसी धर्म को डिसफेवर करेगा। और साथ में रिलीजियस टॉलरेंस भी बना रहेगा। ये सब किसके अंतर्गत आ गया आपका? ये सब आ गया आपका सेक्युलरिज्म के अंतर्गत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इंडिया में सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हमें बातें देखना है। तो पहला बोल रहा है, इट एंटेल्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये बताता है रिलीजन ऑफ पॉलिटिक्स से एक दूसरे को सेपरेट करता है। इट बैन्स पार्टीज, ये बैन करता है पार्टी को किसी भी तरीके का रिलीजियस एफिलिएशन लेने से। कि किस चीज के लिए? फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन में यदि वो कॉन्टेस्ट ले रहे हैं, इलेक्शन का पार्ट है, तो रिलीजियस एफिलिएशन उनको नहीं मिलेगा। इट ग्रांट रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज। ये क्या करता है? रिलीजियस कम्युनिटी ग्रांट करता है, रिलीजियस लिबर्टी सभी कम्युनिटी के लिए ग्रांट करता है। और ये एक्सेप्ट करता है कम्युनिटी पर्सनल लॉ। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? ए बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सी बोल रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो विच वन इज द करेक्ट? कौन सा इसमें आपका करेक्ट है? सो द राइट आंसर इज, आपका सही आंसर इसमें फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स
आपका सेपरेशन करता है रिलीजन और पॉलिटिक्स को, और ये ग्रांट करता है रिलीजियस लिबर्टी सभी कम्युनिटी को, और ये एक्सेप्ट करता है कम्युनिटी पर्सनल लॉ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। हम प्रीएम्बल की बात करें वो किस पर्पस के लिए सर्व करती है भारतीय संविधान में, तो पहला बोल रहा है द प्रीएम्बल इंडिकेट्स, प्रीएम्बल इंडिकेट करती है क्या, सोर्स फ्रॉम विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजायर पावर, मीन्स ये वो सोर्स बताती है, उस सोर्स को इंडिकेट करती है जहां से भारतीय संविधान क्या पावर डिजायर करता है। और दूसरी बात करें तो ये क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, ऑब्जेक्ट्स बताता है जो भारतीय संविधान के जिनको जो स्टेट प्रमोट करेंगे या इस्टेब्लिश करेंगे, मींस ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको स्टेट क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे। तो ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है ओनली सेकंड, सी बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और डी बोल रहा है नेदर वन नॉर टू। सो विच वन इज द करेक्ट, कौन सा इसमें सही होना चाहिए, सो द राइट आंसर इज, इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। मींस जो आपका जो हमारी प्रीएम्बल है वो इंडिकेट करती है सोर्स जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान पावर लेता है, डिजायर इज पावर, और ये भी बताता है वो ऑब्जेक्ट्स बताता है स्टेट के जो उसको एस्टेब्लिश और प्रमोट करना चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बता रहा है among the following ideas and philosophy identify those enshrined in the preamble to the constitution of India। हमको ये बताना है कि ऐसी इनमें से ये जो आइडियल्स और फिलोसफी दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रीएम्बल भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। पहला बोल रहा है सॉवरेन यानी संप्रभु, दूसरा बोल रहा है डेमोक्रेटिक यानी आपका क्या हो गया लोकतांत्रिक, और तीसरा रिपब्लिक यानी गणराज। फिर बोल रहा है सोशलिज्म यानी सामाजिक, और सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा बोल रहा है कैपिटलिज्म और फ्री ट्रेड। तो इनमें कौन सा है आपका जो इंडियन प्रीएम्बल के अंतर्गत आता है। ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए, सो द राइट आंसर इज सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। मींस फर्स्ट एंड सेकंड आपका किसके अंतर्गत, ये प्रीएम्बल के अंतर्गत रखा गया है, कैपिटलिज्म वर्ड को नहीं रखा गया है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड to the Indian Constitution by 42nd Amendment in 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से वर्ड हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। ए बोल रहा है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, बी बोल रहा है रिपब्लिक यानी गणराज्य या गणतांत्रिक, और सेक्युलर यानी आपका क्या होगा पंथ निरपेक्ष, या फिर फर्टर्निटी, या फिर यूनिटी और इंटीग्रिटी। इनमें से कौन सा आपके वर्ड जोड़े गए थे। ए बोल रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, बी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी बोल रहा है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, और डी बोल रहा है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसमें आप ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं सेकंड और फिफ्थ। इसमें आपका कौन सा है, डी वाला सेकंड और फिफ्थ। सो कौन सा इसमें आपका सही है, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, पहला तीसरा और पांचवा। ये तीनों शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, यानी सामाजिक, सेकुलर और आपका कौन सा यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो आपका एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं, यदि हम जस्टिस की बात करें तो प्रीएम्बल में जस्टिस किस तरीके के जस्टिस एक्सप्रेस किए गए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से जस्टिस बताए गए हैं। तो ए बोल रहा है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड रिलीजियस जस्टिस। सोशल बोले तो आपका सामाजिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया आपका राजनीतिक, और रिलीजियस यानी धार्मिक। फिर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, फिर तीसरा बोल रहा है सोशल, इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल, और चौथा बोल रहा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए, सो द राइट आंसर इज सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमारी किसमें प्रीएम्बल के अंतर्गत आते हैं। यदि प्रीएम्बल की हम आगे बात करें तो यदि हम बात करेंगे हमारे जो हमारे संविधान में जो हमारे भारत
के संविधान की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत 3 तरीके के हमने जस्टिस की बात की है। पहला बोल रहा है सोशल जस्टिस होगा, दूसरा बोला इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है होगा, और तीसरा होगा आपका पॉलिटिकल जस्टिस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना है, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद संविधान को बनाया गया। लेकिन आप में से ये कौन बता सकता है कि हमारे संविधान को लिखा किसने है? जैसा आप सब जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा बड़ा और लिखित संविधान है। मगर आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप ये बताएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे भारत के संविधान को किसने लिखा है और किस लैंग्वेज में उसको लिखा है, कि मीन्स किस लैंग्वेज में, मतलब किस जो उनकी राइटिंग टाइप थी, कौन सा है, कर्सिव हो गया, कैलीग्राफी हो गया, किस में उन्होंने लिखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में कौन सा आपका वर्ड या टर्म यूज नहीं हो रहा है? ए बोल रहा है रिपब्लिक, बी बोल रहा है इंटीग्रिटी, सी बोल रहा है फेडरल, और डी बोल रहा है सोशलिस्ट। इनमें से कौन सा शब्द नहीं होना चाहिए? यदि आपको हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद होगी तो आप सीधा आंसर लगा पाएंगे फेडरल। जो फेडरल वर्ड है हमारे भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। यदि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन देखा जाए हमारे भारतीय संविधान का तो वो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मींस डीपीएसपी, बी बोल रहा है फंडामेंटल राइट, सी बोल रहा है फेडरल स्ट्रक्चर, और डी बोल रहा है प्रीएम्बल। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर है आपका प्रीएम्बल। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है? हमारे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, हमारे संविधान का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेंसरशिप की बात करें तो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इज, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस की बात करें तो ये किसके अंतर्गत, ये क्या है? प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे प्रोहिबिट किया गया है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जज्ड बाय टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, फिर बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेंशन इन द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रेस बताया गया है, या फिर आर्टिकल 31 में इसको स्पेसिफाइड किया गया है। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ द रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस के टेस्ट पर इसको प्रेस सेंसरशिप, ये सेंसरशिप ऑफ प्रेस काम करती है। सो अभी आपको पता होगा वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स आया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, जो आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एक संस्था है वो इसको पब्लिश करती है। उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 142, 142वीं रैंक थी भारत की 180 कंट्रीज में से। इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट जज शब्द मेंशन है? ए बोल रहा है आर्टिकल 230, बी बोल रहा है आर्टिकल 231, सी बोल रहा है आर्टिकल 232, और डी बोल रहा है आर्टिकल 233। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 के अंतर्गत आपका क्या शामिल है? डिस्ट्रिक्ट जज शब्द शामिल है। सो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इनमें से कौन सी एक जो संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है? ए बोल रहा है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, बी बोल रहा है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, सी बोल रहा है जिला पंचायत, और डी बोल रहा है स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। सो इसमें से आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कमीशंस वाज द set up in pursuance of a definite provision under an article of the Constitution of India। इनमें से ऐसा कौन सा है जो किसी आर्टिकल का अनुसरण करते हुए प्रोविजन डिफाइन किया गया है, आर्टिकल उसका अनुसरण करते हुए
संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत का अनुसरण करते हुए उसका सेटअप किया गया है। ए बोल रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बी बोल रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सी बोल रहा है इलेक्शन कमीशन और डी बोल रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है इसको डिफाइनाइट जो आपका जो एक आर्टिकल है उसके अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया है। जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसके ऊपर मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के कुछ ही दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें साथ में हम और भी ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो आगे बात करते हैं, हम देखते हैं जो हम बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, सीबीसी हो गया, ये सब आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल अंडर 324 के अंतर्गत क्या है आपका इलेक्शन कमीशन आ गया। और ये जो आपकी ये आपका यूजीसी हो गया, एनएचआरसी हो गया और सीबीसी हो गया, ये क्या हो गई? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। और इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है? ए बोल रहा है 5 ईयर्स, बी बोल रहा है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट है जब तक, या फिर 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। या तो वो 6 साल के लिए रहेगा या फिर किसके लिए होगा? 65 साल के लिए रहेगा, इनमें से जो भी पहले हो जाए, और या फिर 5 ईयर रहता है और टिल द एज ऑफ 65। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन। यदि स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देखें तो पहला बोल रहा है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं उस रिस्पेक्टेड स्टेट्स के, और उस स्टेट के गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं। बी आपका बोल रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू द पंचायत ओनली। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं सिर्फ वो पंचायत के क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है ओनली सेकंड, सी बोल रहा है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और डी बोल रहा है नेदर वन नॉर टू। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज ओनली फर्स्ट। जो ये आपके स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? उस रिस्पेक्टेड स्टेट के कौन गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो जो आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं स्टेट के, वो क्या करते हैं? वो सुपरविजिंग भी करते हैं और कंडक्ट भी करवाते हैं वहाँ पे इलेक्शन। कोई भी लोकल बॉडी जो भी आपकी स्टेट की रहती है सभी के ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। प्रिपेयर जो फंक्शन होते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल, ये क्या करेंगे? इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करते हैं फॉर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन इन द स्टेट। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जो होंगे उसके लिए इलेक्टोरल रोल का प्रिपेयर करना, या फिर बात करते हैं ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज होते हैं उनके इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं, या फिर हम बात करें वॉरियर्स आपकी बॉडीज हो गई जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को छोड़कर या उनके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, जो जिसका डायरेक्शन कौन देते हैं? उनको गवर्नर। या फिर प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट इलेक्शंस एज असाइन्ड। ये क्या करते हैं? इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं और कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शंस जो असाइन किए जाते हैं किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ, सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, और डी बोल रहा है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। तो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या करते हैं आपके? ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ के? आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के, और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो इलेक्शन है इनको भी ये क्या करते हैं? कंडक्ट करवाते हैं। सो ये हमारा इलेक्शन कमीशन से भी रिलेटेड आज हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। और कल का जो मेरा क्वेश्चन था मैंने पूछा था हेल्थ जो है आपका किस लिस्ट में आता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत हेल्थ किस लिस्ट में आता है? तो इसका आंसर जो सही दिया है कुशल भार्गव जी ने इसका सही आंसर दिया है कि हेल्थ जो है आपका वो स्टेट लिस्ट में आता है। और जो 15th फाइनेंस कमीशन है, कौन सा है? 15th फाइनेंस कमीशन है, जिसके कौन है आपके अध्यक्ष कौन थे? इसके चेयरमैन आपके कौन हो गए? एन के सिंह साहब थे। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो
इसको हेल्थ को स्टेट लिस्ट में से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जो ऐसी कोई बीमारी हो, यदि कोई बीमारी ऐसी हो जो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर हो रही हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आज का लेक्चर पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद टेलीग्राम पे स्टडी विद डी नाम से, और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद डी से, और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं आप स्टडी विद डी नाम से। और यदि आपको डिसलाइक करना है तो बिल्कुल डिसलाइक करने का आपको हक है, बस कमेंट बॉक्स में आप रीज़न बताएंगे और बाकी मैं इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। सो थैंक